नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली बहुत दिनों बाद एक खुशखबरी आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इनके द्वारा टेक्निकल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। लास्ट वैकेंसी जो है वो 2024 में निकाली गई थी। उसमें भी वो जो वैकेंसी है उसका फाइनल रिजल्ट शायद अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि जितना भी हम उस एडवर्टाइजमेंट के साथ कांटेक्ट में है तब से हमें ये चीज पता चली है कि वो एड जो है वो आप जब भी चेक करोगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं लगाया गया है। आप अगर इस चैनल के रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको पता होगा कि जो पिछली जो जीआरएसी की एड आई थी असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए, उसके साथ हम कितना अप टू डेट थे, कितना अपडेट हम आपको दे रहे थे, जिससे कि आपको जो है सारी जानकारी मिल रही थी कि कितने फॉर्म्स आए थे, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम लोग ने उनको लास्ट आरटीआई फाइल किया था कि आप हमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा दीजिए जिसमें नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ अगर आपने कट ऑफ बता दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिया तो भी हम सेटिस्फाइड है, तो भी उनका रिप्लाई हमें वही मिला था कि हम जो है ये डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो है एग्जाम प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे ये बोलते समय भी बहुत बुरा लग रहा है कि अभी तक वो जो असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन का एग्जाम था उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और इन्होंने जो है उसके ही नीचे जो काम करते हैं यानी कि डिप्लोमा बेस्ड ट्रेनिंग यानी कि सुपरवाइजर पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सुपरवाइजर पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने मेंशन की है मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में जीआरईसी के लिए मैं और एक आरटीआई फाइल करने वाला हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर जो है उसका रिजल्ट कब तक लगेगा, उसका स्टेटस क्या है, और मुझे स्टूडेंट्स का डेटा, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में आए थे, उनका कट ऑफ क्या था, ये सारी चीजें मैं आप तक लाने का जरूर ट्राई करूंगा। अगर आपको जीआरएसी असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए कुछ डिटेल चाहिए होगी तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको एक जीआरएसी नाम की प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे वो सारे वीडियो वहां पे डाल दिए। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर, नोटिफिकेशन नंबर ये रहा आपके सामने। उसमें अगर आपको ऐड पढ़ना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप ऐड पढ़ के संतुष्ट है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको ऐड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये 22 मई से खुल चुका है और ये फॉर्म जो है 12 जून तक वैलिड है। इसके बाद आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए भी निकाली गई है और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी निकाली गई है। तो हम जो है मेनली जो परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं लगता है उसके बारे में हम ज्यादा बात करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उसकी आपको मैं थोड़ी ब्रीफिंग कर देता हूँ। जैसे कि सुपरवाइजर के लिए पोस्ट निकाली गई है जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 36 है। डिसिप्लिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड है। ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास HG कार्ड होल्डर आप होना कंपलसरी है। आप यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है वो देख सकते हो और जो भी उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेम डिजाइन असिस्टेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें डिप्लोमा सिविल में चाहिए, उसमें भी एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल, सेम एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे डिजिटल ब्रांडिंग, ह्यूमन रिसोर्स। फिर सीरियल नंबर 6 से जो है दोस्तों वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है नील देखने को मिल जाएगा। तो हम जो है इसके बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी सारे ही पोजीशन सुपरवाइजर के लिए है। सबके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 28 ईयर्स है। यहाँ पे आप डिसिप्लिन देख सकते हो, ऑफिस मैनेजमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और फिर से यहाँ पे मैकेनिकल। यहाँ पे आप पोस्ट भी देख सकते हो, एक अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक ओबीसी और यहाँ पे दो जो पोस्ट है जिसमें एक यूआर के लिए है और एक एससी के लिए। सबके लिए आप यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हो। डिप्लोमा होना आपके पास कंपलसरी है 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 55% है। एक्सपीरियंस जो है आपको किसी में भी नहीं चाहिए। क्वालिटेटिव जो रिक्वायरमेंट है वो सबके लिए अलग अलग है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दो आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा जिसमें एक जो है वो पोस्टिंग आपका कोलकाता में रहने वाला है और यहाँ पे जो है इसके लिए पोस्टिंग जो है आपका वो रांची में होने वाला है। फिर आप पोस्ट नंबर 11 देखना जिसमें सुपरवाइजर, सेम सिविल के लिए एक ही वैकेंसी है। यहाँ पे सुपरवाइजर सिक्योरिटी 1 पोस्ट। फिर यहाँ पे इंजन टेक्नीशियन, यहाँ पे भी 1 पोस्ट, वो भी बैकलॉग की है। फिर डिजाइन असिस्टेंट जिसमें 28 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है, मैकेनिकल पोजीशन के लिए है, 5 पोस्ट है और उसमें भी आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा होना कंपलसरी है और 60% जो मार्क्स है वो यूआर कैंडिडेट को होने चाहिए और 55% रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। इसमें भी आपसे जो है एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है और क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में आपको ऑटोकैड आना और एमएस ऑफिस आना जरूरी है। यहाँ पे भी पे स्केल जो है आपको सुपरवाइजर का ही देखने को मिलेगा। फिर आप सेम वही चीज डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए,
यहाँ पे देख सकते हो, और आपको जो भी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हो उसके लिए। तो अभी दोस्तों ये तो था परमानेंट के लिए। अभी हम देखेंगे जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो अब अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपरवाइजर पोजीशन के लिए 38 ईयर्स एज लिमिट मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 2 पोस्ट है, इसमें 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो भी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेम आपको हल एंड हल आउटफिट में देखने को मिल जाएगा। फिर बाद में दोस्तों सुपरवाइजर पब्लिक रिलेशन पोस्ट है। फिर डिजाइन असिस्टेंट यहाँ पे फिर से आपको मैकेनिकल में देखने को मिल जाएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे रहने वाला है। फिर सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सिविल के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सेम यहाँ पे दोस्तों सुपरवाइजर पोजीशन के लिए ही आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैकेनिकल के लिए जॉब है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, स्टोर्स में और मैकेनिकल के लिए है, फिर स्टोर्स में इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। फिर ये कुछ नॉन टेक्निकल जॉब रहेंगे दोस्तों, जैसे कि नर्सिंग में मेल के लिए जॉब है। फिर यहाँ पे बोथ फीमेल एंड मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। फिर यहाँ पे एचआर एंड एडमिन में भी वैकेंसी निकाली गई है। फिर सिक्योरिटीज में भी है। वैकेंसीज का जो चार्ट है वो बड़ा है दोस्तों, हम कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट जो उन्होंने निकाले हैं वो कम निकाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपको इसमें ऐसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, वो आपको आगे आने वाले एडवर्टाइजमेंट में पता चल जाएगा कि आप नंबर ऑफ पोजीशन यानी कि आप 2 से 3 जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हो, कि आपको जो है सिर्फ एक में ही अप्लाई करना है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में दोस्तों देख सकते हो, आपको जो भी SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये डिप्लोमा बेस के ऊपर निकाली गई है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा करने के बाद डिग्री भी किया होगा तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 12th के बाद डिग्री किया है तो आप इस पोजीशन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारे ही पोजीशन के लिए यहाँ पे सेम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास जो रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना कंपलसरी है। यहाँ पे जो ग्रुपिंग जो होती है डिसिप्लिन की, उसके बारे में डिटेल आपको दिया है, जैसे कि मैकेनिकल में कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, वैसे ही सेम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, नेवल और कंप्यूटर साइंस IT। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स का होने वाला है, और वो अगर एक्सटेंड करना हुआ तो वो आगे जाके और 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन आप जो है उसमें परमानेंट नहीं किए जाओगे, इसके बारे में उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी मैटर ऑफ राइट, ये कंपनी के ऊपर है, अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो मोस्टली नहीं करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि जो रिटर्न टेस्ट है वो कहाँ पे होने वाला है, तो इसका अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा कि GRSE जो है वो जब भी उनका एग्जाम कंडक्ट करता है तो मोस्टली कोलकाता और रांची, ये 2 ही एग्जाम सेंटर देता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोलकाता देता है। तो यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में आपको वही देखने को मिल जाएगा कि एग्जाम सेंटर जो है वो कोलकाता में ही रहने वाला है, और आपको एग्जाम में अपीयर होने का कुछ भी TA नहीं मिलेगा। आपको जो है एग्जाम के लिए आपके खर्चे के ऊपर जाना है, और उसमें भी दोस्तों GRSE जो है वो एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 1 वीक पहले आपको बताता है। दूर जगह पे रहते हो, यानी कि कोलकाता जाने के लिए अगर आप मुंबई, गुजरात या फिर नॉर्थ ईस्ट में रहते हो तो आपको जो है टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको तत्काल ट्राई करना पड़ता है, या फिर आपको 3rd AC या फिर 2nd AC से आना पड़ता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है अप्लाई करने से पहले। सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो अभी दोस्तों कि आपका जो पैटर्न है वो कैसा होने वाला है रिटन टेस्ट का, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन रिलेटेड आपको मिलेंगे, और जो 20 क्वेश्चन जो है वो आपको GK, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको पूरे इसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट्स दिया जाएगा। यहाँ पे पार्ट B यानी कि जो 80 क्वेश्चन है उसका डिसिप्लिन क्या रहने वाला है आप यहाँ पे वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे भी FT लिखा है उसका मीनिंग फिक्स टर्म है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे उन्होंने अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके बारे में आगे जाके अगर नंबर ऑफ सेट्स उनको करने पड़ते हैं क्वेश्चन पेपर के, तो बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यानी कि परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, वो भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। अगर मैं यहाँ पे सुपरवाइजर परमानेंट मैकेनिकल की बात करूँ तो आपको जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस जो है वो आना यहाँ पे कंपलसरी है, उसके बारे में आपसे डिटेल सारी मांगी जाएगी। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा वो इंजीनियरिंग या फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, यानी कि मोस्टली मेट्रोलॉजी रह सकता है, CNC के ऊपर कुछ काम करना हो सकता है, या फिर एक्सेट्रा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए रहेगा दोस्तों तो आप जो है
नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम जो है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि स्किल टेस्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों, उसका यहाँ पे जो भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लेना। जैसे कि अगर आप सुपरवाइजर में अप्लाई करोगे तो आपका जो है वर्कशॉप प्रैक्टिस रहेगा। वही सेम अगर आप सुपरवाइजर छोड़ के अगर आप डिज़ाइन असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ऑटो कैड के ऊपर ड्राइंग बनाना पड़ेगा, आपको जो है कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ये सारी चीज़ अगर आपको आती है तो ही आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई करना। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दोस्तों वो ओपन कैटेगरी के लिए 50% रहने वाला है और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो ये दोनों के बेसिस के ऊपर रहने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के ऊपर रहेगा, और ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इसका डिटेल अभी हम आगे देखेंगे ऐड में दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल्ड में मेंशन कर रखा है कि प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाई करना है। इसमें जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो मेरिट लिस्ट में कुछ भी काम को नहीं आएंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों वो पूरे के पूरे रिटन टेस्ट के ऊपर ही बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जब भी जीआरएसी जो है एग्जाम कंडक्ट करती है तभी उनको जो है आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा उनको भेजना पड़ता है। वो डिटेल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। उन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो है आपके सारे ही डॉक्यूमेंट वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस एड्रेस पे भेज देने हैं, और वो डेट जो है कट ऑफ डेट, यानी कि अगर आपका फॉर्म उनके पास 18 जून के बाद आ जाता है तो वो इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। उस फॉर्म को वो आगे के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है और आपको जो भी आपका एनवलप रहेगा उसके ऊपर सुपरस्क्राइब करना है ये सारी। और एक दोस्तों आपको डाउट रहेगा कि अगर हम मल्टीपल पोजीशन के लिए एलिजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप जो है हर एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो है हर एक पोजीशन के लिए ऑर्डिनरी पोस्ट जो है वो अलग अलग भेजना होगा। पर जीआरएसी जो है वो सेम डे पे सिंगल सेशन में सारे ही एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। तो अगर आपने मल्टीपल फॉर्म फिल किया है तो भी उसका कुछ यूज नहीं रहेगा, और ये जो है ये जीआरएसी ही डिसाइड करेगा। तो इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपका लक का चांस रहेगा। अगर आप मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई करके ट्राई करना चाहते हैं कि देखते हैं क्या होता है, तो आप कर सकते हैं या फिर आप अवॉइड कर सकते हो। आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए आपको 472 रुपीज फीस पे करना है अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको जो है फीस कुछ भी नहीं देना पड़ता। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों कि आपका पे जो है वो क्या रहने वाला है। सुपरवाइजर के लिए अगर आप फिक्स टर्म देख रहे हो तो 8.72 रहेगा, अगर आप परमानेंट 8.71, और बाकी जितने भी पोजीशन है उसके लिए आप यहाँ पे आपके हिसाब से देख सकते हैं। रिटर्न टेस्ट जो है वो जून या फिर जुलाई में होने वाली है, इसका उन्होंने पहले इंटीमेशन दे रखा है, लेकिन ये टेंटेटिव है। ये जो है दोस्तों पूरा एकदम डिटेल मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अभी हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं इस पोजीशन। तो जैसे ही दोस्तों आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको जो है आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर क्या है वो चेक करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा जिसमें आप यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो देख सकते हो। आप अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो अगर पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और एवरेज एडवर्टाइजमेंट अगर कुछ अपडेट आया है, अगर ऐसा कुछ है, या फिर आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे FAQ में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो आप सभी को शायद पता ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो और अगर वैकेंसी उस पोजीशन के लिए नहीं अवेलेबल है तो आपको जो है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आप जो है फॉर्म फिल करने के टाइम आपकी ओरिजिनल कैटेगरी डाल सकते हो, और आप जो है जो एप्लीकेबल फीस जो है जिसमें जो कंसेशन मिलने वाला है वो आपको मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ जो रहेंगे वो जनरल कैटेगरी के जैसे ही आपको कंसिडर करेंगे। अभी दोस्तों अगर आपने पहले ही लॉगिन करके आपका आधा फॉर्म फिल करके हो चुका होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका डिटेल, फिर ईमेल आईडी, और आपको पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर दोस्तों आपने जो भी ईमेल आईडी डाला था वो आपको यहाँ पे डालना है, वो पासवर्ड डालना है, और जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे थे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपका जो है आगे का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर जो है वो चालू हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपको जो है पहले एप्लीकेशन फिल करना है, फिर आपका फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर लास्ट में
फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट करके आपको जो है फॉर्म पोस्ट करना है। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पर्सनल डिटेल आपका फिल करना है, जिसमें आपका नाम, पोस्ट जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिटर्न टेस्ट का सेंटर आप क्या चाहते हो, फिर बाद में आपका डिसिप्लिन, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी और बहुत सारे बेसिक चीज़ें जो है वो आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। फिर आप देख सकते हो दोस्तों, पर्सनल डिटेल जो है फिल करके हो गया है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, जिसमें आपको जो है आपका एक एक सिलेक्ट करके आगे का फॉर्म पूरा फिल करना है। जैसे कि अगर आपने 10 सिलेक्ट किया, फिर आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, सारा डिटेल फिल करना है, फिर आपको सेव करना है। फिर से आपको वहाँ पे जाके डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डिप्लोमा, फिर ये सारा डिटेल फिल करना है, फिर आपको फिर से सेव के ऊपर क्लिक करना है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जिसका आप सभी को डाउट रहेगा, जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है उनके लिए, अगर आपने अपियर किया है, अगर आप अपियरिंग हो या फिर पास्ट हो, तो आप जो है तो भी फॉर्म ये फिल कर सकते हो। तो ये जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जिनको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है DRSC का वो कैसा होता है। फिर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आपका ये सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके आगे का अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आपको वो फिल करना है। अगर आपके पास दोस्तों कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप सिंपली इसको खाली रख सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों, अगर आपने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन किया है, यानी कि BTech, MBA, ऐसा कुछ भी किया है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो जैसे ही दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन ऐड करके हो जाता है, उसके बाद एक क्वालिफिकेशन अंडरटेकिंग आता है, वो आपको एक्सेप्ट करना है। आपने अगर BTech, ME, MTech कुछ भी किया है तो आपको उसका डिटेल वहाँ पे मेंशन करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। फिर आपको जो है फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आपका फोटो और साइन अपलोड करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो आपसे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा का फाइनल सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा का फाइनल मार्कशीट, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ आपको यहाँ पे मांगी जाएगी। वो भी जो है आपको यहाँ पे अपलोड करने के टाइम PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, और जो भी आपके फाइल का साइज है वो 300 KB के कम ही होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जैसे ही ये सारी चीज़ यहाँ पे दोस्तों अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रोसीड करके आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, आपको सारे ही डॉक्यूमेंट प्रिंट करके आपको पोस्ट करना है। तो जैसे ही आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें जैसे ही आपने आपका फॉर्म एक बार क्रॉस वेरीफाई कर दिया होगा, तो आप जो है ऊपर जाके राइट साइड में आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। फिर दोस्तों, जैसे ही आप जो है फॉर्म सबमिट कर देते हो, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करके आगे का फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। ये फाइनल सबमिट होने वाला है, इसके बाद आप बिल्कुल भी आपका फॉर्म एडिट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसे इंटरफेस के बाद आपको जो है यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करके पेमेंट करना है। के बाद जो मैंने आपको सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके पोस्ट करना है दिए गए एड्रेस के ऊपर, ये करना कंपलसरी है। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम जो है आपको उस चीज़ का आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।